स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने बेसिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टार्ट दिया था कि क्या होता है, एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। क्या बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल सरफेस। याद है बात? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं मेटल सरफेस से। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चलती है, जो इसको कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो हमने बनाई थी उसमें आया था। आएंगे उस पर दोबारा से अभी। दूसरी बात आपको बताया था कि जो एनर्जी है वो जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए वर्क फंक्शन बनाने के लिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होता है। उस फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलते हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। याद है ये सारी बातें? ये कल की क्लास में हमने, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फोटॉन्स के बाद। उसके बाद आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है? H nu, which is the incident energy, is equal to work function plus kinetic energy. So some amount of energy is consumed by the electron to get out of the metal surface. That amount of energy is work function, and the remaining energy remains with the electron in the form of kinetic energy. So H nu is equal to H nu naught, यानी work function plus half mv square. ये याद है सबको? आज हम इसकी वेरिएशंस की बात करेंगे। सबसे पहला हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। पहले सामने ध्यान दो। इसके लिए कोई भी इफेक्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन पे आना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है? हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक छोटा सा लाइट का एंटर करने का चेंबर है। यहां से रेडिएशन एंटर होती है, पी पे आती है और इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होकर क्यू तक जाते हैं। इसमें ये जो P आपको दिख रहा है, इट इज अ फोटो सेंसिटिव सरफेस। फोटो सेंसिटिव सरफेस का मतलब एक ऐसी सरफेस जो इजीली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देती है। जनरली किसके बने होते हैं? एल्कली अर्थ मेटल्स के। सो उनका वर्क फंक्शन कम होता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, इजीली उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। सो P जो है वो क्या है? फोटो सेंसिटिव सरफेस। इस पे रेडिएशन फॉल करती है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते वो कहां पहुंचते हैं? क्यू पे पहुंचते हैं। ठीक है? क्यू को आप देखो, मैंने यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ये एमीटर लगाया, यहां पे एक बैटरी लगाई है और ये कनेक्शन अजीबोगरीब से किए हुए हैं। इस अजीबोगरीब कनेक्शन से हम क्या करते हैं? इन कनेक्शन से हम क्या करते हैं? जो Q है इसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं, Q को नेगेटिव भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप ये जॉकी को कहां कनेक्ट करते हो। तो बेसिकली Q जो है वो मेरी, उसको मैं नाम देता हूं कैथोड। ठीक है? उसको मैं बनाऊंगा पॉजिटिव ताकि इलेक्ट्रॉन्स वो इजीली क्या कर ले? अट्रैक्ट कर ले। नेगेटिव भी बना सकते हैं, अभी आएंगे उस पे। ये है बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो इसमें आपको क्या बोला? टू कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड, are enclosed in an evacuated chamber as shown. The battery or other source of potential difference creates an electric field in the direction from anode to cathode. Light of certain wavelength or frequency falling on the surface of cathode causes a current in the external circuit called photoelectric current. यहां तक बात समझ में आती है? क्या हुआ? Light of certain wavelength or frequency, ये कौन सा होना चाहिए? Frequency must be greater than threshold frequency, or wavelength must be less than threshold wavelength. याद है ना? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या सॉरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी
जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है वो क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है वो क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो ये हो रहा है, इससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रही है और उस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से जो करंट निकल के आ रहा है वो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप मुझे एक बात का आंसर करो, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को बढ़ाओगे, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को बढ़ाओगे तो क्या होगा? इंटेंसिटी जो है वो किसको इफेक्ट करती है? एनर्जी को? नहीं, एनर्जी को कौन इफेक्ट करता है? फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी बढ़ाना है मतलब नंबर ऑफ रेडिएशंस बढ़ गई। नंबर ऑफ रेडिएशंस बढ़ेगी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग वो इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग इंक्रीज हो गए तो क्या इंक्रीज हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हुए वो इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो क्या हुआ? करंट बढ़ जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटेंसिटी के। क्या ये बात समझ में आती है? मैंने क्या बोला? इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड while its frequency is kept the same, more number of photons are incident per unit area. Yes or no? More number of photons are incident per unit area because जो intensity है, intensity does not affect the energy. एनर्जी पे इफेक्ट नहीं करती। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, विच इंक्रीजेस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्यों हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट? बिकॉज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। तो करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और करंट बढ़ेगा तो मतलब इंटेंसिटी बढ़ने से चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ने से करंट इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या ये समझ में आता है? पहला वेरिएशन क्लियर है? अभी मैं टाइम दूंगा, 3-4 करा दूं, फिर मैं साइड हो जाऊंगा। आप एक बार ब्रीफ में सारे ग्राफ्स और सब लिख लेना। यहां तक समझ में आता है सबको? ऑनलाइन सबको ये बात क्लियर? क्या बोला दोबारा? मैंने बोला इंटेंसिटी बढ़ी मतलब मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया इंसिडेंट हुए। ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे मतलब चार्ज इंक्रीज हो गया। चार्ज इंक्रीज हो गया तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? नेक्स्ट, दूसरा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ क्यू। ये है सबसे इंपॉर्टेंट और इसको जरा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, एक एक स्टेप ध्यान से। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ क्यू मतलब मेरे पास y एक्सिस पे है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, x एक्सिस पे है पोटेंशियल ऑफ Q। Q मतलब वो जो राइट साइड वाली प्लेट थी। मैं यहां पे एक रफ डायग्राम बना देता हूं सो दैट चीजें आपको क्लियर हो जाए। ये है प्लेट P, ये है प्लेट Q। P पे इंसिडेंट है रेडिएशंस, यहां से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और ये घूमते फिरते मजे लेते हुए Q तक पहुंच रहे हैं। ये सिचुएशन क्लियर? अब मैंने बोला इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट Q। पोटेंशियल का क्या फर्क पड़ेगा? अगर पोटेंशियल ऑफ प्लेट Q 0 है, इफ पोटेंशियल of plate Q, if potential of plate capital Q is 0, मतलब यहां मैंने कुछ वोल्टेज ही नहीं दी तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेंगे, बट उनको कहीं कोई भी क्या नहीं मिलेगी? अट्रैक्शन नहीं मिलेगी। देन इलेक्ट्रॉन्स after emission will not have any attraction towards
प्लेट क्यू। ये मैंने जान के टाइप करके नहीं लिखा क्योंकि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आ गया, बाकी फुद्दू वाले तो कर दिए थे। तो प्लेट क्यू की तरफ उसको कोई अट्रैक्शन नहीं मिलेगी। अगर प्लेट क्यू की तरफ अट्रैक्शन नहीं मिलेगी तो उनको टाइम ज्यादा लगेगा पहुंचने में। पहुंचेंगे तो सही, क्योंकि जगह तो यही है ना, जाएंगे कहां, पहुंचेंगे तो सही। देयरफॉर दे विल टेक more time to reach Q, which implies करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। टाइम ज्यादा लगेगा तो करंट कम होगा, देयरफॉर करंट इज वेरी लेस। बहुत थुचुक सा करंट होगा, थोड़ा सा करंट होगा, बहुत कम करंट होगा। पोटेंशियल जीरो है, करंट बहुत कम है। यहां तक बात समझ में आती है? इस स्टेप तक किसी को दिक्कत? ऑनलाइन किसी को इस स्टेप तक दिक्कत? आप में से किसी को इस स्टेप तक दिक्कत? अब आपने क्या किया, आपने वोल्टेज को बढ़ाया। इफ पोटेंशियल ऑफ कैपिटल क्यू इज इंक्रीज्ड पॉजिटिव वैल्यू में, देन इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अट्रैक्शन टूवर्ड्स प्लेट क्यू। मैं इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दूंगा तो अट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी? पहले अट्रैक्शन नहीं थी, पहले जीरो पोटेंशियल था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं तो अभी घूम रहा हूं, चाय पी के आऊंगा, आराम से रुक जा, आराम से पहुंचेगा। बट अब वो अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकला, उसका दोस्त वहां पहले से है, उसके पास ऑलरेडी चाय है, शेयर करने के लिए जल्दी भागेगा। ठीक है कि नहीं? तो टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। टाइम कम होने से करंट बढ़ जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स प्लेट क्यू, ड्यू टू विच it will reach plate Q faster. Hence, current increases. करंट बढ़ेगा, जल्दी पहुंचा, करंट बढ़ा, करंट बढ़ा, बड़ा 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 बड़ा, बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर के बाद आप नोटिस करोगे करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं सैचुरेशन। अब ये सैचुरेशन क्यों आएगी? बढ़ना समझ में आ गया, स्टार्टिंग में कम है ये समझ में आ गया। सैचुरेशन क्यों आएगी वो समझो। आपने ना तो इंटेंसिटी को चेंज किया, ना फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। एक बार अट्रैक्शन इतनी हो गई कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करने लग गया। उससे छोटे टाइम का पाथ हो सकता है, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचेगा, जितनी मर्जी अट्रैक्शन कर लो, तो करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आप बोलोगे वंस path of electron becomes straight due to large attraction towards capital Q, current will saturate because it is not possible to have shorter path than the
स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या ये अच्छे से बात समझ में आती है? कौन से स्टेप में क्यों हुआ ये क्लियर हो गया? ये तो हुआ पॉजिटिव का इफेक्ट। अब आ जाते हैं नेगेटिव में। यही सिचुएशन थी, यही डायग्राम था। अब नेगेटिव में क्या होता है? अभी इसको दोबारा बनाएंगे क्योंकि नेगेटिव समझाना पड़ेगा। नेगेटिव में क्या होता है? ग्राफ को दोबारा बना लेते हैं। ये था फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये था पोटेंशियल। आपने यहां तक पढ़ लिया, यहां तक पढ़ चुके हो। अब अगर आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पोटेंशियल कर देते हो, अब अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल की जगह नेगेटिव पोटेंशियल कर देते हो, इफ प्लेट Q is given negative potential, Q को नेगेटिव पोटेंशियल दिया, अब क्या होगा? जब पॉजिटिव पोटेंशियल था तो क्या हो रहा था? अट्रैक्शन। नेगेटिव पोटेंशियल है तो क्या होगा? रिपल्शन। तो पहुंच पाएगा? डिपेंड करता है उसकी एनर्जी कितनी। मैं इलेक्ट्रॉन हूं, या मेरे को स्लाइड करना है, मैं स्लाइड करता हूं तो फ्रिक्शन मुझे रोकती है। मैं एक पॉइंट पे स्लाइड करता हूं तो एक पॉइंट पे जाके रुकूंगा। बाय चांस मेरी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो स्लाइड करके थोड़ा दूर तक रुकूंगा ना। मानते हो? सपोज स्टॉप लाइन ये है, मैं यहां से आया, कम एनर्जी है मेरे पास, मैं स्लाइड करता हुआ आया तो मैं स्टॉप लाइन से पहले रुक जाऊंगा। मेरे पास ज्यादा एनर्जी है, मैं थोड़ा और आगे रुकूंगा। मेरे पास और ज्यादा एनर्जी है, मैं थोड़ा और जाके रुकूंगा सही। मेरे पास और ज्यादा एनर्जी है, हो सकता है मैं स्टार्ट लाइन क्रॉस कर जाऊं। तो अगर तो मेरी मतलब ये मैं क्यू पे पहुंचूंगा कि नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। अगर उसकी एनर्जी नेगेटिव वर्क से ज्यादा है तो वो पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको रोक कौन रहा है? नेगेटिव पोटेंशियल रोक रहा है। नेगेटिव पोटेंशियल उसको कह रहा है हट हट हट, मैं नहीं आने दूंगा, मैं नहीं आने दूंगा, मैं नहीं आने दूंगा। अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो पहुंच जाएगा, अगर उसकी एनर्जी कम है तो वो नहीं पहुंच पाएगा। Isn't it? मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? मतलब अगर उसकी कुछ एनर्जी है, मैंने यहां से कम रिपल्जन लगाया तो वो पहुंच सकता है। रिपल्जन ज्यादा लगाया, कभी ना कभी तो रुकेगा, कभी ना कभी तो रुकेगा। मतलब इफ प्लेट Q is given negative potential, then electron will reach plate Q if kinetic energy of electron is greater than or just equal to negative work done by potential difference. ये जो नेगेटिव वर्क डन होता है, ये क्या होता है? चार्ज इंटू वोल्टेज। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। होता है कि नहीं होता? तो नेगेटिव वर्क अगर कम है, धीरे धीरे रिपेल कर रहा है, तो हो सकता है वो पहुंच जाए। अगर ज्यादा रिपेल करेगा तो नहीं पहुंचेगा। तो स्टार्टिंग में जब अगर मैं कम नेगेटिव पोटेंशियल देता हूं तो इलेक्ट्रॉन के पहुंचने के चांसेस ज्यादा होंगे, ज्यादा दूंगा तो नहीं पहुंचेंगे। मतलब अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रीच प्लेट Q if negative work done by potential difference
becomes equal to, negative work done by potential difference becomes greater than kinetic energy of electrons. मतलब धीरे धीरे करंट कम होने लगेगा, एक वक्त आएगा रुक जाएगा। मतलब इस सेक्शन ऑफ द ग्राफ में जो वर्क डन है वो ग्रेटर है, वो लेस है काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वो पहुंच गया इस पॉइंट पे जस्ट वो रुक गया। मतलब इसके बियॉन्ड जो वर्क डन होगा वो ग्रेटर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी से, और इस पॉइंट पे वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मतलब चार्ज इंटू वोल्टेज हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगी। इस पोटेंशियल को बोलते हैं V0, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब EV0 किसके बराबर हो गया? हाफ mv स्क्वायर के। मतलब मैंने बोला पोटेंशियल ऑफ प्लेट Q at which electron will stop reaching plate Q is called stopping potential. इसको V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब EV0 बराबर किसके होगा? हाफ mv स्क्वायर के। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। बियॉन्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नहीं पहुंचेगा, विद इन स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पहुंच तो जाएगा बट करंट कम हो गया। करंट कम क्यों हुआ? क्योंकि रिपल्जन बढ़ गई, उसको और ज्यादा टाइम लग रहा था पहुंचने का। सिचुएशन समझ में आई? एक बार दोबारा पूरा कंसेप्ट दोबारा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब आपने जीरो पोटेंशियल लगाया तो इलेक्ट्रॉन को कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रही, आराम से पहुंचेगा जब उसका मन आएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। जब आपने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए तो जल्दी पहुंचेंगे तो टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगा तो करंट बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कब हुआ? जब पाथ क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। अब पॉजिटिव पोटेंशियल की जगह आपने लगाया नेगेटिव पोटेंशियल, तो अट्रैक्शन की जगह अब क्या हुई? रिपल्जन। और ज्यादा टाइम लगा उन्हें पहुंचने में, करंट और कम होगा। कब तक कम होगा? जब तक रिपल्जन इतनी नहीं हो जाती कि नेगेटिव वर्क किसके बराबर हो जाए? काइनेटिक एनर्जी के। और उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं जब रुक जाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी यहां मॉडिफाई हो जाएगी। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपके पास होता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो ये कन्वर्ट होके आपके पास एक और एक्सप्रेशन आ गया, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस EV नॉट, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर किसके बराबर हुआ? EV नॉट के। आई समझ? सेम चीज वेवलेंथ की फॉर्म में भी कर सकते हो। आपके पास आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा इज एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस EV नॉट। ये भी एक्सप्रेशन आ गया। बेसिकली वही इक्वेशन, ये एक एडिशनल इक्वेशन आ गई। क्लियर सबको यहां तक? मेथड समझ में आया कैसे वेरिएशन हो रहा है? पक्का स्प्राइट की तरह एकदम? रुक जा भाई बबल सिंह, रुक जा। ये सबको क्लियर है? नाउ कोई नहीं सब है। ये सबको क्लियर है? नाउ इसमें अगर और वेरिएशन करना चाहूं, और कितनी वेरिएशन करें? सपोज करो ये ग्राफ मैंने बनाया एक लाइट के लिए। अब सेम इफेक्ट सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हाई इंटेंसिटी की लाइट यूज करना चाहता हूं। हाई इंटेंसिटी को अगर चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा? करंट बढ़ता है।
हर वक्त करंट ज्यादा होगा। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंडेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंडेंट है। इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप अगर ज्यादा इंटेंसिटी यूज करते हो, करंट तो हर वक्त ज्यादा होगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। समझ में आई बात? मतलब अगर मैं ग्राफ बनाता हूं ऐसे, यही है करंट वर्सेस पोटेंशियल। मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया I1 इंटेंसिटी के लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0। नाउ अगर मैं, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अगर हम इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन की बढ़ा दें, अगर हम इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन की बढ़ा दें, देन करंट विल इंक्रीज। बढ़ेगा कि नहीं? करंट बढ़ेगा, हर वक्त बढ़ेगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल will remain same। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी पे। एंड इंटेंसिटी does not affect energy। सो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, करंट बढ़ेगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहां पे I2 इंटेंसिटी बड़ी है I1 के कंपैरिजन में। अब अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाने की जगह कम कर दूं, तब क्या होगा? करंट कम हो जाएगा, और बट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब मैं ये अगर ग्राफ बना लूं I3 इंटेंसिटी के लिए, तो I2 सबसे बड़ा, I1 उससे छोटा, I3 सबसे छोटी इंटेंसिटी। समझ में आई बात? सबको क्लियर? इंटेंसिटी की जगह अगर मैं फ्रीक्वेंसी से मजे लूं तो क्या होगा? अभी मैंने इंटेंसिटी से मजे लिए, अब मैं मजे लेना चाहता हूं किससे? फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी को पंगा करूंगा तो क्या होगा? आप बताओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। आसान लग रही है सारी बातें? पक्का ना? अच्छे समझ में आई? सो फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो क्या बढ़ा? एनर्जी। एनर्जी बढ़ी तो क्या बढ़ा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। बट कहीं तो लगाएंगे ना, सैचुरेशन सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही है, वो तो नहीं बढ़े। सैचुरेशन में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन पाथ ले रहे हैं, अभी भी उतने ही इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन पाथ ही लेंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बढ़े, स्ट्रेट लाइन पाथ से तो छोटा पाथ ही नहीं होगा, तो सैचुरेशन सेम रहेगा। मतलब ग्राफ को नीचे से बंद है तो ऊपर से खुल जाएगा, ऊपर नीचे से खोलोगे तो ऊपर से बंद हो जाएगा। मतलब ध्यान देना। चला क्यों नहीं बेटा? अब चला है? ये है जी, इसका ग्राफ था करंट वर्सेस, कौन था? वर्सेस पोटेंशियल। ये ग्राफ है एक, मान लिया ये न्यू1 इंटेंसिटी के लिए ग्राफ है। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, if frequency of incident radiation
increases kinetic energy of emitted electrons will increase, yes or no? क्योंकि कंजम्पशन तो उतनी हुई, ज्यादा एनर्जी लेके रेडिएशन आई। पहले रेडिएशन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज की है और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंज्यूम हो रहा है, वर्क फंक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बची? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वही मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को फेंका, कंज्यूम अभी भी कितनी हुई? 2। अब कितनी बच गई उसके पास? 8। तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। तो मैंने क्या बोला? फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ड्यू टू विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, यस और नो? स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। भाई अब ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो मुझे रिपल भी तो ज्यादा ही करना पड़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मतलब ये यहां से शुरू होगा, पहले पीछे से था अब आगे से, बट सैचुरेशन सेम आएगा। यहां पे ν2 ग्रेटर देन ν1 है, सैचुरेशन सेम आएगा। सैचुरेशन करंट will remain same, सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। यह बात समझ में आती है? सैचुरेशन करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? बिकॉज नंबर ऑफ फोटॉन्स will remain same due to no change in intensity। इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया। किसको चेंज किया? फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जेटिक निकलेंगे बट नंबर उतना ही रहेगा। समझ में आता है सबको? सारे ग्राफ्स क्लियर हैं? ये दोबारा एक बार फटाफट रिकैप, अभी और भी 3 और बचे। पहला इंटेंसिटी, आपने करंट बढ़ाया, सॉरी आपने फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले। दूसरा आपने पोटेंशियल बढ़ाया, जीरो पोटेंशियल है तो जीरो कम करंट, पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट बढ़ता जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, सैचुरेशन होगी जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करने लगेगा। अपोज करोगे मतलब नेगेटिव पोटेंशियल लगाओगे तो रिपल्जन आएगी, रिपल्जन आने से ऑपोजिशन आएगी तो वो देर से पहुंचेगा, करंट कम होगा, कभी ना कभी रुकेगा, जब रुकेगा उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके बियॉन्ड तो फिर मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये बड़ा गंदा सा डायग्राम बन गया है, इसको मैं जरा इसको साफ कर दूं। अब ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया? इंटेंसिटी डिफरेंट होगी तो करंट डिफरेंट होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ता है, तो ये हाईएस्ट इंटेंसिटी, ये उससे कम, ये सबसे कम। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आता है। यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, ν0 फॉर फर्स्ट, ये है ν0 फॉर सेकंड। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेकंड का ज्यादा होगा, फर्स्ट का कम होगा। V0 ν0 लिख रहा हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 फॉर फर्स्ट और ये V0 फॉर सेकंड। समझ में आई सबको बात? क्लियर? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ पे। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, लास्ट टाइप के ग्राफ है, फिर आप लिख लेना, पहले समझ लो, ये लास्ट टाइप का ग्राफ है। वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या वेरिएशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, सामने देखिएगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच पहले लॉजिकली सोचते हैं, फिर मैथमेटिकली सोचेंगे। लॉजिकली अगर सोचें, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? कितना अपोज करना है इलेक्ट्रॉन को आने से रोकने के लिए। अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो ही नहीं रहा तो रोकने की जरूरत ही नहीं है। मतलब
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? जीरो. अप टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? जीरो, बिकॉज देर इज नो नीड टू रिपेल इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज देर आर नो इलेक्ट्रॉन्स. सो अप टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी, अप टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी electrons will not get emitted due to which no stopping potential is required. स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने को चाहिए ही नहीं. कब तक नहीं चाहिए? जब तक थ्रेशोल्ड रीच नहीं होता. ये पॉइंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो. इसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, तो उनको उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा? रिपेल करना पड़ेगा कि नहीं? तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन. सो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस above threshold, above threshold frequency, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी more electrons will become more energetic. Electrons will become more energetic, therefore more stopping potential is required. मानते हो? ये हो गया थियोरेटिकली एक्सप्लेन. अब आ जाते हैं इसके मैथ्स पे. बहुत ही इजी मैथ्स है इसकी, जरा ध्यान देना. एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. यही होता है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. एनर्जी कौन होती है? एच न्यू. वर्क फंक्शन क्या होता है? डब्ल्यू नॉट. काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? ईवी नॉट. काइनेटिक एनर्जी ईवी नॉट के बराबर अभी निकाला था, है कि नहीं? मतलब अगर मैं ईवी नॉट निकालूं, ये हो गया एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन. मतलब वी नॉट अगर निकालूं तो हो गया एच न्यू बाई ई माइनस वर्क फंक्शन बाई ई. यस और नो? मानते हो? मतलब कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. Therefore, graph is a straight line with slope equal to h by e, which is a constant. तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो h by e होगा, which is a constant. इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कौन होगा? h by e. और इस ग्राफ का जो y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट वो हो जाएगा माइनस वर्क फंक्शन बाई ई. ऑब्वियसली माइनस, क्योंकि ये तो पीछे जाएगा ना अगर मैं ले जाऊंगा. तो ये जो लेंथ है ये होगी माइनस वर्क फंक्शन बाई ई. डॉटेड क्यों बनाया? क्योंकि एक्चुअल में थोड़ी ना जाना है पीछे, मैथमेटिकली जाना है. ग्राफ में पीछे क्या, एक्चुअल में तो ये जाएगा ना ऐसे. वेरिएशन तो ये है. वेरिएशन तो क्या है? पहले जीरो फिर मैक्सिमम. पर लाइन की अगर मैं बात करूं तो वो पीछे जाके प्रोड्यूस करके मैं टच करा सकता हूं. समझ में आई बात? इसका कांस्टेंट स्लोप का क्या फंडा है? सपोज करो मैं दो अलग अलग मेटल सरफेसेस लेता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दो अलग अलग ग्राफ बनाता हूं.
ये मेटल ए, ये मेटल बी, दोनों का स्लोप विल रिमेन सेम। दोनों का ग्राफ का स्लोप सेम रहेगा, क्योंकि स्लोप तो h बाई ई है। कोई भी मेटल ले लो, प्लैंक्स कांस्टेंट तो वही रहेगा, ई भी वही रहेगा। बट क्या फर्क आया? थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की ए की, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बी की। तो बी की थ्रेशोल्ड ज्यादा है, ए की थ्रेशोल्ड कम है। समझ में आई बात? बट स्लोप दोनों का क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप हमेशा क्या है? h बाई ई, विच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। समझ में आई बात? इसी ग्राफ को कई बार स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी की जगह काइनेटिक एनर्जी विद फ्रीक्वेंसी भी आ जाता है। सेम ग्राफ है, क्योंकि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, जो इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे होगा, सेम इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी पे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? आमने सामने भाई बहन है दोनों। मतलब अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल में, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी विद फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बट इसका स्लोप बदल जाएगा। मैथ्स बदल गई ना। पहले वी नॉट का ग्राफ था, अब किसका ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी का। तो स्लोप बदल जाएगा, वाई इंटरसेप्ट बदल जाएगा, बट स्ट्रक्चर सेम रहेगा। कितना बदलेगा? आओ बदलते हैं। क्या एक्सप्रेशन था? एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मैं ईवी नॉट नहीं लिखूंगा उसको, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन ऑल। ये तो सीधा सीधा आ गया। वाई, ये हो गया स्लोप, ये हो गया एक्स, ये हो गया सी। मतलब इसका स्लोप क्या देगा आपको? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसको बैक प्रोड्यूस करोगे तो क्या आएगा? वर्क फंक्शन। नीचे है तो माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड में आया, वी स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी। बात तो एक ही है। क्या करोगे? हाफ एम वी स्क्वायर लिख के 2 उधर, एम नीचे, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मतलब सिमिलर क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछना है। अब अगर सपोज आपके पास वी स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी आ जाता है, तो क्या करोगे? हाफ एम वी स्क्वायर इज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो वी स्क्वायर कितना हो गया? 2h न्यू बाय एम माइनस 2 वर्क फंक्शन बाय एम। तो अब कौन सी चीज क्या बन गई? ये बन गया स्लोप, और ये बन गया क्या? y इंटरसेप्ट। बात समझ में आ गई? दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है ये सारा? ये थे सारे ग्राफ्स। अब इनको अगर मैं एक जगह ऑर्गेनाइज कर लूं सारी चीजों को, वो आते हैं। पहले इन ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगा? स्पेसिफिकली ये वाली ऑब्जर्वेशन से सबसे पहली चीज, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है कि नहीं? वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट होती है? फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा पॉइंट क्या पता लगा? फॉर अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। जितनी मर्जी इंटेंसिटी लगा लो, उसको कख फर्क नहीं पड़ता। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मिलिकन भैया थे एक, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए ये प्रूव करने के लिए कि भैया आइंस्टाइन तेरी इक्वेशन गलत है, तेरी इक्वेशन गलत है। बट उसने फिर वो ग्राफ बनाए एक्सपेरिमेंटली। ही मेजर्ड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड फॉर सोडियम यूजिंग दिस नोन वैल्यू ऑफ ई। ही डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। उसने देखा हो ये तो सेम आ रही है, फिर उसने कह दिया आइंस्टाइन तो ठीक था, चल मान ली तेरी बात, तू भी क्या याद करेगा। ठीक है, ये बोर्ड में आया पिछले से पिछले साल। पता है क्या क्वेश्चन आया? क्वेश्चन आया बोर्ड में कि मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट किया टू डिसअप्रूव समथिंग। जो भी है, हमें तो इंग्लिश इतनी आती है, ठीक है, ठीक है। बट ही एंडेड अप approving it या proving it. Draw the graph of the variation shown by him. तो वो बेसिकली आपको ये पिछला वाला ग्राफ बनाना था।
भाई 2 मिनट के लिए सबको चक्कर आ गए थे, पूछा गया उन्होंने, ठीक है, समझ में आई? क्योंकि ये एनसीईआरटी में, ये सेम स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दी हुई है, एक जगह कोने में बस। अब साइंटिस्ट के नाम कौन याद रखता है? पुट उसने दिया। समझ में आई बात? क्योंकि आया तो ये स्कूल एग्जाम में भी धप्पा कर सकता है। बोर्ड में आया 2 साल पहले, इस साल वाला नहीं, 2024 वाले पेपर में आया था ये क्वेश्चन, 2 मार्क में, 2 नंबर। समझ में आया? तो जितना हमने पढ़ा इससे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकली, उनको बोलते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सबसे पहला, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन above the threshold frequency, photoelectric current is directly proportional to intensity. No problem. Photoelectric current है वो directly proportional to intensity. आज तो 50 मिनट हो गए मेरे को बोलते हुए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पानी बाद में पी लूंगा। अब आगे देखो इधर क्या बोला मैंने कि आप, अब प्यासी लग गई है, कि आपने इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा। पहला पॉइंट क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ती है तो सैचुरेशन करंट बढ़ता है। सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंडेंट होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन फॉलिंग, मतलब इंटेंसिटी। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, below which no photo emission of electrons takes place, no matter how intense the incident light is. Above the threshold frequency, the stopping potential is equivalently the maximum kinetic energy of electrons. ये सब पढ़ चुके हो अभी आप। Photoelectric emission is an instantaneous process without any apparent time lag. A very important point. ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई, रुक जा अभी आ रहा हूं, खाना खा रहा हूं, एनर्जी आई सीधा बाहर आ जाएगा, वो रेडी रहता है, मिल 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 मिल, जैसे मिली कूद के बाहर। समझ में आई बात? क्लियर? ये है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इससे हमारी फेलियर वेव थ्योरी की क्या क्या होती है? वेव थ्योरी भी तो है, वो फेल हो गई ये एक्सप्लेन करने में। सब कुछ क्या फेल हुई? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर बात, सारे पॉइंट उसी पे बेस्ड है। इन वेव थ्योरी में आपने पढ़ा कि एनर्जी किस पे डिपेंडेंट होती है? इंटेंसिटी पे। पार्टिकल में क्या पढ़ा? फ्रीक्वेंसी। यही है मेन पॉइंट। पहला, अकॉर्डिंग टू वेव पिक्चर ऑफ लाइट, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सर्फेस ऑफ मेटल absorb the radiation energy continuously. The greater the intensity, the greater the intensity of radiation, the greater the amplitude of electric and magnetic fields. Consequently, the greater the intensity, the greater should be the energy. जबकि नहीं होता, यहां पे क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। दूसरा पॉइंट, in this picture, the maximum kinetic energy of photoelectrons on the surface is then expected to increase with the increase in intensity. एनर्जी बढ़नी चाहिए इंटेंसिटी बढ़ने के साथ। Also, no matter what the frequency of incident radiation is, a sufficient intense beam of radiation should be able to impart enough energy कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएं। बट ऐसा नहीं होता, थ्रेशोल्ड तो चाहिए। These expectations of wave theory directly contradict observations. एक और, अब अगर वेव की बात करते हैं तो उसमें एनर्जी कंटिन्यूअसली मिलती है। अगर मैं कंटिन्यूअसली कम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन भी फेंकता जाऊं फिर भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। कंटिन्यूअसली एनर्जी देता जाऊं फिर भी बाहर नहीं आएगा। उसको एक साथ चाहिए पूरी की पूरी। कितनी? थ्रेशोल्ड से ऊपर। फर्दर, इन द वेव पिक्चर, द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय electron takes place continuously over the entire wavefront of the radiation. Since a large number of electrons absorb energy, the energy absorbed per electron per unit time turns out to be small. Explicit calculations estimate that it can take hours or more for a single electron to pick up sufficient energy. Energy जो है वो फोटोन नहीं है, अगर वेव पिक्चर बोल रहा हूं, पूरे वेव फ्रंट के पास है। जब वो पड़ेगी तो सबको मिलेगी। हलवा बटेगा तो सबको मिलेगा, किसी के पास इतनी एनर्जी होगी नहीं कि वो बाहर आ सके। तो ऐसा नहीं होता, मतलब हैप्पी बर्थडे, मतलब वेव नेचर, यहां पे वेव थ्योरी फेल हो गई। अब पार्टिकल थ्योरी फेल हो जाती है आपकी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करने में। इसीलिए कहते हैं कि डुअल नेचर है, कि कुछ फिनोमेना जो है वो एक्सप्लेन कर देता है, कुछ ये कर देता है, आपस में लगे रहते हैं और काम खत्म हो जाता है।
ठीक है, समझ में आ गई बात? कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। हो जाओ यार, बड़े स्लो ट्रांजिशन डल गई। पहला मैं करता हूं, सेकंड आप करना। फर्स्ट आंसर, बात नहीं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्क फंक्शन ऑफ फॉर अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो वर्क फंक्शन है वो है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस भाई, वर्क फंक्शन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर? क्या 330 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ जब आएगी तो क्या वो बाहर आ पाएगा? तो क्या करोगे? 330 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल लो। तो इंसिडेंट एनर्जी कितनी हुई? इंसिडेंट इंसिडेंट एनर्जी ये हो गया hc बाय लैम्डा 6.62, जो बोला है वही। एक मिनट, 330 था, मैं नहीं ले रहा, जो बोला है भाड़ में जाए। 6.6 10 टू पावर -34, चमन की वैल्यू 3 × 10 टू पावर 8, लैम्डा की वैल्यू 330 नैनोमीटर, मतलब 3.3 × 10 टू पावर -7, और ये जूल्स में आता है। इसको 1.6 × 10 टू पावर -19 से डिवाइड, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मानते हो? अब कैलकुलेशन देखो कितनी क्यूट हो गई। दिस टू 6/1.6 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर कितना -26, नीचे कितना -26, उड़ गया 60/16, 60/16 15/4, 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is less than work function, so no photo emission। समझ में आई बात? समझ में आई सबको? अगले पे आओ। कर सकते हो? करो, आसान क्वेश्चन है, करो कोशिश। 2-3, एक ये 2 क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन करो अभी, फिर दोनों मैं करूंगा। जल्दी करो, ये अटेम्प्ट करो। सामने ध्यान दो, दोनों कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन आपको दे दिया 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट की वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर। एनर्जी वगैरह जब भी निकालनी हो हमेशा किस में निकालोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आपको। तो एनर्जी इंसिडेंट कितना हुआ? hc बाय लैम्डा, मतलब 6.6 × 10 टू पावर -34, c की वैल्यू 3 × 10 टू पावर 8, वेवलेंथ की वैल्यू 300 नैनोमीटर, मतलब 3 × 10 टू पावर -7, इतना जूल्स। मानते हो? 3 से 3 उड़ा दो, 8 7 15, 6.6 × 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट। 6.6 10 टू पावर -19 तो उड़ गया, 6.6 डिवाइडेड बाय 1.6, 6.6 डिवाइडेड बाय 1.6 आता है 4.125। वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? एनर्जी इंसिडेंट इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी कितना? 4.125 माइनस
3.2, 0.9 कितना आएगा 0.8, 0.925, 0.925 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? 0.925। थोड़ा फर्क इसलिए आ रहा होगा, यहां पे 6.634 लेके सॉल्व किया होगा। समझ में आई? 3.2 माइनस करना है ना, 0.8 4 बन गया और 0.125 0.925। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, ये नहीं हुआ था आपसे, सामने देखो। When light of wavelength 250 nanometer is incident on a cathode of a photocell, समझ लो पहले, लैम्डा जो इंसिडेंट है वो 250 नैनोमीटर है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिकॉर्डेड इज 4 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 बोल दिया 4 वोल्ट। अच्छा जी, मतलब इंसिडेंट एनर्जी कितनी हुई? एच सी बाय लैम्डा और E इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इंसिडेंट एनर्जी हुई। मतलब एच सी बाय लैम्डा 1 इंटू E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 4। मानते हो? 4 क्यों लिखा मैंने? 4 क्यों लिखा? वोल्टेज 4 वोल्ट है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? EV नॉट। काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? EV नॉट। तो 4E जूल्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? चार्ज इंटू वोल्टेज। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? चार्ज इंटू वोल्टेज। चार्ज कितना है? E। वोल्टेज कितनी है? 4। तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 4E। 4E किस में आया? जूल्स में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मानते हो? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां 4, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है। आगे आ जाओ। इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज टू 300 नैनोमीटर। दूसरा केस क्या बोला? दूसरा क्या बोला? एच सी बाय लैम्डा 2 इंटू E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस V। मानते हो? अब नया स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने V मान लिया, तो एनर्जी कितनी हो गई? V इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल is V volts, then kinetic energy is V electron volt। मानते हो? EV joules, तो V इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कन्वर्जन समझ में आई कितनी इजी है? जितना वोल्टेज उतनी ही एनर्जी, किस यूनिट में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इधर अननोन कौन है? W नॉट। दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दो। एच सी बाय लैम्डा 1E माइनस एच सी बाय लैम्डा 2E इज इक्वल टू 4 माइनस V। 4 माइनस V। एच सी बाय E कॉमन, 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2, ये आ गया 4 माइनस V। कैलकुलेट करो। H 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। लैम्डा 1 पहले कितना है? 1/250। नैनो 10 टू पावर माइनस 9 ऊपर चला गया, 10 टू पावर प्लस 9 ऊपर चला जाएगा, माइनस 9 नीचे है, पहले नीचे लिख देता हूं या सीधा ऊपर ले जाऊं। 10 टू पावर 9 ऊपर चला गया, माइनस 300, 10 टू पावर 9 ऊपर चला गया, इज इक्वल टू 4 माइनस V। मानते हो बेटा? 10 टू पावर 9 कॉमन लो। एक काम करो ना, चलो छोड़ो, चलो कर लो, नहीं छोड़ दो, नहीं कर लो, चलो रहने दो, देखते हैं। -34 + 8
+9, 9 8 17, 9 8 17, 34 गए, 6.6 इंटू 10⁻17, 1.6 10⁻19 ऊपर चला गया, 1/250 -1/300, 10⁻19 गया था ऊपर 100 बचा, 6.6 अपॉन 1.6 इज इक्वल, ओहो 100 बचा ना, 100 अंदर ले जाओ, 100 जाएगा अंदर, 2/5 -1/3, 4 - v। दोबारा क्या बोल रहा बेटा, ऊपर 3 मिस किया, यस ऊपर 3 मिस किया, ठीक है सॉल्व करो। 3 इंटू 66/16, 15 LCM, 6 - 5 1, 5 3 is 15, is 4 - v, ठीक है। v कितना आया, v आ गया 4 माइनस v, इधर वो उधर, 66/16 पंजे 80, किससे काटे, 66/18 बताओ कितना आ रहा है, 0.83825, सो 4 - 0.825, तो आंसर आया 3.175 वोल्ट। समझ में आया, कैसा लगा, क्यूट है। ध्यान रखने वाली बात ये कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है यहां पे लिख देता हूं। मैंने बोला इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल is x volt, then kinetic energy is x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट कन्वर्जन, अब ये सीधा वोल्टेज निकल गई, कायदे से देखे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला ना, एनर्जी निकला, पर न्यूमेरिकल वैल्यू तो उतनी है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हुआ 3.175। अब पूरे को जूल में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे को जूल में कर दे, फिर यहां ई नहीं आता, यहां ईवी नॉट लिखता या 4e लिखता, बाद में यहां पे 4e और यहां पे वीई, ई कॉमन निकाल के बात वही आती, घुमा फिरा के। समझ में आ गई बात, लॉजिकली क्लियर। चलो इसको बाद में लिख लेना, पहले आप इस पे दिमाग लगाओ और इस पे दिमाग लगाओ। ये 2 क्वेश्चन फटाफट, ये 2 क्वेश्चंस जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो, चेक करो बेटा इनको, ध्यान दो। कह रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from a surface by ultraviolet light of wavelength 2000 angstrom. So energy incident कितनी हो गई, hc by lambda 6.6 into 10⁻34, c की वैल्यू 3 into 10⁸, लैम्डा की वैल्यू 2 into 10⁻7 और e की वैल्यू 1.6 into 10⁻19 कन्वर्ट कर दिया मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितना हुआ ये 6.6 इंटू 3 अपॉन 3.2, कैलकुलेट कर बेटा फटाफट, इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हुआ -26 और ये +26, खत्म। कितना आ रहा है पूरा 6.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1875, 6.1875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक बात समझ में आती है, ये एनर्जी इंसिडेंट। आगे क्या बोला, व्हाट रिटार्डिंग पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिशन, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालो पहले, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हुआ इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, मतलब 6.1875 माइनस 2.8 कितना आया 3.3875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3.3875 वोल्ट। अभी समझाया था मैंने, वैल्यू वाइज सेम रहते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट, विद व्हाट स्पीड विल द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन बी एमिटेड, मतलब क्या निकालना है, वी मैक्स फ्रॉम द सर्फेस हुज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 600 नैनोमीटर, लैम्डा नॉट आपको दे दिया 600 नैनोमीटर, मतलब वर्क फंक्शन निकलेगा एच सी बाय लैम्डा नॉट, मतलब 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, कैलकुलेटर निकाल लो बेटा, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और ये 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, हमने सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट नहीं करो, मत करो मत करो मत करो, क्योंकि स्पीड निकालनी है तो ऐसा यूनिट चाहिए होंगे, स्पीड निकालनी है तो ऐसा यूनिट चाहिए होंगे, तो थोड़ा सा दिमाग कैलकुलेट, 3 दूनी 6, इसकी जरूरत नहीं, 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, यहां तक बात समझ में आती है बेटा? ये हो गया वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इल्यूमिनेटेड वेवलेंथ दी हुई है, एनर्जी इंसिडेंट एच सी बाय लैम्डा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, मतलब 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ये भी जूल्स में निकालेंगे, नहीं चेंज कर रहे, 3.3 इंटू 3 9.9 डिवाइडेड बाय 2 4.55, नहीं 4.95, 9.9 था ना, 9.9 था ना, 9.9 डिवाइड बाय 2 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, सो हाफ mv स्क्वायर इंसिडेंट एनर्जी 4.95 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 माइनस वर्क फंक्शन 3.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, सो v स्क्वायर आ गया 2 इंटू ये कितना हुआ 1.65 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, उत्तर चला जाएगा, कितना आया 3.3 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर 12 हुआ ना, 12, अप्रॉक्स कितना आया 1/3 इंटू 10 टू द पावर 12, तो v कितना आया 1/√3 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब 10 अपॉन 1.732 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर्स पर सेकेंड, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 4 के आसपास, 4 पॉइंट समथिंग। एक मिनट, ये तो गड़बड़ आ रही है, ज्यादा गड़बड़ आ रही है, अभी कैलकुलेट करो, तमीज से कर लो, फिर करना जरा, 0.36 तो 3.6 नहीं 3/3 ठीक है, 0.36 इंटू 10 टू पावर 12, तो 36 इंटू 10 टू पावर 10, ये v स्क्वायर, तो v अप्रोक्सीमेटली कितना आया 6 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गई अप्रोच। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लॉजिकल इंपॉर्टेंट, इजी फुद्दू पर लॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। कहता है लाइट है, रोशनी की तरंगें of frequency nu is incident on a photosensitive surface. A graph is a square of maximum speed versus maximum speed square of speed versus frequency. बदल गया, स्टैंडर्ड नहीं है, सो क्या करोगे, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यस और नो? हाफ mv स्क्वायर इज h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, v स्क्वायर कितना हुआ 2h न्यू बाय m माइनस वर्क फंक्शन इंटू 2 बाय m, यस और नो? मतलब इस ग्राफ में क्या क्या चीज आई, ये हो गया y,
ये हो गया स्लोप, ये हो गया एक्स, और ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। यस और नो? मानते हो ये बात? अब आ जाओ इस ग्राफ पे, जरा इस ग्राफ पे तवज्जो दो। ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा। स्लोप क्या होता है? टैन थीटा। वो हो गया एल बाय एन। स्लोप क्या होगा? 2h बाय एम। 2h बाय एम कहां से आया? ये यूज की वैल्यू। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन की कितनी आ गई? lm बाई 2n। हमें क्वेश्चन में प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना था। प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना था किसकी टर्म्स में? एल, एम और एन की टर्म्स में। एम कौन है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो कौन है? एल और एन तो क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा निकालना है वर्क फंक्शन। जो वाई इंटरसेप्ट है वो कितना है? वाई इंटरसेप्ट माइनस एल, और वाई इंटरसेप्ट यहां पे क्या है? ये रहा, -2 वर्क फंक्शन बाय मास। यस और नो? ये वाली वैल्यू। तो यानी वर्क फंक्शन कितना हुआ? ml/2। आंसर आ गया। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा लगा? इजी लगे क्वेश्चंस? तो इस टाइप के क्वेश्चंस है। 30-35 क्वेश्चन हो गए असाइनमेंट में, ज्यादा तो होते नहीं कभी। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने हैं। जितना आज मैंने कराया मैं पीडीएफ शेयर करूंगा आपको ग्रुप में। आराम से तसल्ली से दोबारा पढ़िएगा, सारे कंसेप्ट रिवाइज कीजिएगा। न्यूमेरिकल जितने कराए पहले वो दोबारा कीजिएगा, उसके बाद असाइनमेंट उठा के उसको शुरू हो जाइएगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।